नमस्कार। एक बार फिर आपका ये प्यारा होस्ट वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हरिया बस्ती हेडक्वार्टर्स अपने सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बात शुरू करते हैं। वर्ष 1972 में एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, और उसमें आनंद बख्शी ने एक गीत लिखा था जिसे किशोर कुमार ने स्वर दिया था। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की वो फिल्म थी और गीत के बोल थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। हमारे क्लास पर, हमारे कार्यों पर टीका टिप्पणी करना ये लोगों की आदत बन गई है। जैसे ही मैंने 27 तारीख की मीटिंग की सूचना लाइव प्रसारण में सोशल मीडिया पर देना शुरू किया, तुरंत लोगों ने अपनी गोपनीय बैठक करके लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित करके फोटो और सोशल मीडिया पर वाहवाही लेना शुरू किया। बात बीत गई, उस बात की पुनः चर्चा करने का कोई औचित्य अब नहीं बनता है। अब सिर्फ ये बनता है कि 27 तारीख को हमने लोगों को लखनऊ में अगर बुलाया है तो किस उद्देश्य से बुलाया है। दिमाग तो लोग सभी लगाते हैं और अनिल श्रीवास्तव के दिमाग से टक्कर लेने की बात भी सोचते हैं, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव चलता हूँ, पॉजिटिव ही सोचता हूँ और हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रगति के लिए सोचता हूँ। किसी व्यक्ति विशेष के पॉजिटिव बनाने के लिए या स्वयं को पॉजिटिव बनने के लिए नहीं सोचता। ये लोग अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें। अनिल श्रीवास्तव न तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, न आयुर्वेद करते हैं, न होम्योपैथी करते हैं, न यूनानी करते हैं, न मिक्सोपैथी करते हैं। न मैं ड्रिप चलाता हूँ, न मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, न मैं सर्जरी करता हूँ, न मैं ड्रेसिंग करता हूँ। मैं तो विशुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों से रोगियों की सेवा करता हूँ और पिछले 40 साल मैंने बिता दिया। और 2004 में वो दिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे महाप्रलय आया हुआ था, तब भी मैंने अपनी क्लिनिक नहीं बंद की और शान से चलता रहा। और विशेष करके कोरोना काल ऐसा आया जब लोग अपने घरों में कैद थे, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जगाए रखा। अगर सोशल मीडिया पे 17 अप्रैल 2020 को अनिल श्रीवास्तव का क्लास आना शुरू ना होता तो शायद सोशल मीडिया पर लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से अपने आप को जानते भी नहीं। आज बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर शहर से हो, चाहे वो लखनऊ शहर से हो, चाहे वो प्रयागराज से हो, चाहे वो कानपुर से हो, चाहे वो बिजनौर से हो या बरेली से हो या अन्य प्रदेशों से हो। आज जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में खुल करके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सबसे पहले अनिल श्रीवास्तव ने क्लास लिया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर। सबसे पहले अनिल श्रीवास्तव ने किताब लिख करके दिखाया सोशल मीडिया पे। सबसे पहले अनिल श्रीवास्तव ने ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पर। नकल करने को तो लोगों ने नकल किया, सोशल मीडिया पे क्लास भी लिया, 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चले भी और काफ़ी लोकप्रियता और भीड़ इकट्ठा की, लेकिन फिर वो उसी भीड़ में खो गए। जिन लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू किया, मेरी किताब लिखने का विरोध करना शुरू किया, वो भी उसी भीड़ में खो गए। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, वो भी आज उसी भीड़ में खो गए। लेकिन 17 अप्रैल 2020 से आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस क्लास से या सोशल मीडिया से अपने आप को दूर ले गया? मैं तो लगातार रहा। लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर कहलाने में शर्म महसूस करते थे। कोई गाड़ी अधिकारी जाती थी तो अपने आप को क्लिनिक से बाहर चले जाते थे। और जब मैं सोशल मीडिया पर मैंने खुलेआम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बैनर लगाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर बताना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों में गूंज जाने लगी, तो लोगों की हिम्मत जुटी। और जब हिम्मत जुटी तो वो हिम्मत इस तरह जुट गई कि सिर्फ अनिल श्रीवास्तव का विरोध कीजिए तो सबको पागल कर देंगे। डॉक्टर एच एन लाल के केस में लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में जो मुकदमा चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में कमेटी गठित करने का ही मुकदमा है। हमने जो आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई के जवाब में भी हमको यही जवाब मिला है कि ऑलरेडी कमेटी गठित है, जिसमें होम्योपैथी के निदेशक को और हेल्थ सेक्रेटरी को उसमें सचिव और अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। बाकी सदस्यों की सूचना नहीं है।
डॉक्टर एच एन लाल ये जानना चाहते हैं कि उस कमेटी का क्या हुआ, वो कमेटी क्या कर रही है, कमेटी में कितने सदस्य नामित क्यों नहीं किए गए, कमेटी की बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं। तो जब तक इस प्रश्न का जवाब हाई कोर्ट के माध्यम से, किसी आदेश के माध्यम से या संरक्षण के माध्यम से न प्राप्त हो, तब तक हम उत्तर प्रदेश सरकार से किसी नई कमेटी के गठन की कल्पना कैसे कर सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संरक्षण की बात कर सकते हैं प्रदेश सरकार से कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी को संरक्षण दीजिए, संरक्षण देके इलेक्ट्रोहोमोपैथी के लिए विधानसभा में कोई बिल लाइए, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के डॉक्टरों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। हम इस तरह की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे ये कह दें कि आप कमेटी बना दो, राजस्थान की तर्ज पर कमेटी बना दो। राजस्थान की तर्ज पर क्या कमेटी बना देगी भाई सरकार? राजस्थान में पहले बिल आया, पास हुआ, इलेक्ट्रोहोमोपैथी को वहाँ संरक्षण दिया गया, सरकारी गजट में पास हुआ, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बना दिया जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के आगे प्रचार प्रसार और उसके शिक्षा प्रचार सब कुछ और बाकी अन्य गतिविधियों को देखेगी। लेकिन अभी कल राजस्थान की तरफ से कई साथियों ने फ़ोन कॉल करके हमारे उस क्लास के बाद हमको बधाई दी कि आप तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और ये सच है कि कमेटी तो बनी राजस्थान में, लेकिन वो कमेटी अभी जिसको कहते हैं धरातल पर ही है, अभी वो कार्यान्वित नहीं हो पाई। किन कारणों से नहीं हो पाई? वो लोगों ने यहाँ तक कहा कि 2.5 महीने से 3 महीने बीत रहे हैं, लेकिन अभी उस कमेटी ने अपना कोई काम शुरू नहीं किया और ना ही अभी उसको शुरू करने का कोई ऐसा निर्देश जारी हुआ। जो कमेटी गठित कर दी गई सरकार की ओर से वही एक सूचना मात्र थी, लेकिन उसके बाद उस कमेटी को अभी कोई उत्तरदायित्व न दिए गए, न कमेटी ने अपनी कोई पहली बैठक की, न कमेटी कोई कार्रवाई शुरू हुई। तो लोग भी इस पर आश्चर्यचकित हैं। बल्कि मैं तो राजस्थान सरकार के तमाम इलेक्ट्रोहोमोपैथिक साथियों को ये सलाह दूंगा कि आप अगर इस पर जल्दी कार्रवाई चाहते हैं तो आप कम से कम अपने सरकार के मुखिया का एक स्वागत समारोह कर लें अपने जो है स्टेट में, और उसमें पूरे देश के हर स्टेट से 2-2, 4-4 लोगों को कॉल कर लें, सभी लोग आकर के मुख्यमंत्री को बधाई दे दें और एक चाय पार्टी हो जाए वहाँ पर और इलेक्ट्रोहोमोपैथी का सम्मान समारोह वहाँ हो जाए। ये बात तो समझ में आती है। उससे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी अगर ये भूले हुए हों कि राजस्थान में अभी इलेक्ट्रोहोमोपैथी का कार्य अधूरा है, तो हो सकता है आगे बन जाए। ये मेरा अपना प्रस्ताव है और राजस्थान के साथियों को इस प्रस्ताव का स्वागत भी करना चाहिए और इस प्रस्ताव के प्रति उनको आगे सजग भी होना चाहिए और इसको कार्यान्वित करने की योजना भी बनाई चाहिए। अब आइए उत्तर प्रदेश की बात एक बार फिर कर लें। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी संयुक्त मोर्चा या मानता संघर्ष समिति जो भी बनाए हुए हैं, सबका स्वागत है। सबका अपना अपना बैनर होता है, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना संगठन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संघ बना हुआ है, विद्युत कर्मचारी संघ अलग है, शिक्षक कर्मचारी संघ अलग है, राज्य कर्मचारी संघ अलग है, लेकिन सबको मिला के एक संयुक्त मोर्चा ही बना हुआ है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्था अध्यक्ष हैं, और उन सबको मिला करके चलिए अगर लोगों की सद्बुद्धि है तो एक संयुक्त मोर्चा बन भी सकता है। तो अगर अलग अलग कमेटी बनी हुई है, तो अगर हमारे साथी मिल करके उत्तर प्रदेश संरक्षण संघर्ष समिति का भी एक गठन कर लें तो इसमें बुराई किस बात की है? क्यों लोगों को बुखार चढ़ गया है? क्यों लोग हमारी 27 की मीटिंग का विरोध कर रहे हैं? हम मानता नहीं मांग रहे हैं, हम कमेटी बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे उनके दरवाजे पर चल करके किसी भी तरीके से, और उनको आमंत्रित करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोहोमोपैथिक समाज आपके अच्छे कार्यकाल के लिए आपको सम्मानित करना चाहता है, हम आपसे समय चाहते हैं। वो जो भी समय देंगे हम लोग उसी समय के अनुरूप व्यवस्था करेंगे। हम उनसे ये आशा करके नहीं जाएंगे कोई इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आकर के तुरंत कोई उपहार दे देंगे या इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम पे हम लोगों को कोई गुलदस्ता पकड़ा देंगे और इलेक्ट्रोहोमोपैथी लोग खुश हो जाएंगे। कार्यक्रम को करने का तरीका होना चाहिए। कार्यक्रम को करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और उस दिमाग के साथ हम जब काम करेंगे तो शायद हो सकता है हमारे दरवाजे खुल जाए कहीं से। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोहोमोपैथिक संगठन ये राजनीतिक संगठन नहीं है कि हम किसी राजनेता के पीछे चल करके उसके संगठन के जो है सदस्य बन जाएं और उसके झंडे के नीचे हम अपने आप को इलेक्ट्रोहोमोपैथ कहलाने में गर्व करें। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है कि हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथिक बैनर के नीचे जो भी आए वो ना मंत्री कहलाए ना नेता कहलाए, वो एक आम इलेक्ट्रोहोमोपैथ कहलाए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हो। हमारा लक्ष्य ये है। हमारा लक्ष्य हम जो हमने पिछली बार कहा था कि स्वास्थ्य विभाग
उत्तर प्रदेश जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कोई मन बना लेगा तो फिर वो आयुष विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप सकता है। लेकिन आयुष विभाग स्वयं अपने आप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में एक कदम नहीं उठा सकता, एक काम नहीं कर सकता, एक लाइन का लेटर नहीं जारी कर सकता, क्योंकि ऊपर से आयुष विभाग केंद्र सरकार ने ये लिख करके दे रखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आयुष विभाग का कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना स्वास्थ्य विभाग का होता है। स्वास्थ्य अगर केंद्र करेगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा, और प्रदेश करेगा तो स्वास्थ्य विभाग करेगा। और प्रदेश, अभी राजस्थान वाले इस बात को कह रहे सर हमारे यहाँ जो कमेटी बना दी गई और बिल बन गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये केवल एक हल्का सा हम लोगों का मन का संतोष है। जब तक केंद्र सरकार इसको मान्यता नहीं देती तब तक ना तो इसका बजट के प्रदेश सरकार को मिलेगा, ना प्रदेश सरकार इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुल करके कोई काम कर पाएगी। केवल इतनी ही राहत है कि हमारे प्रदेश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को सम्मान मिल गया कि हाँ आप भी चिकित्सक हो। अब अभी एक दिन वांट दिखा रहे थे लोग कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरों को जो है आयुष विभाग नियुक्ति देने जा रहा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है अभी भी राजस्थान में। पहले ये तो तय कर लें कि प्रदेश की लगभग 1000 संस्थाएं अपने अपने क्लास चला रही हैं और तरह तरह के नाम दे रही हैं, यानी कोई BMS दे रहा है, कोई MDH दे रहा है, कोई MBH दे रहा है, कोई BHMS दे रहा है, कोई BEHMS दे रहा है। तो किन को वैलिड करके और किन की बातों को माना जाएगा और किसको लिया जाएगा नौकरी में, अभी तो ये भी एक पेचीदा है। या तो सरकार एक गजट वहाँ जारी कर दे कि जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं वो सबके समान माने जाएंगे और सबको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ माना जाएगा। सबके नाम के आगे ना MBH लिखा रहेगा, ना BMS लिखा रहेगा, ना BMH लिखा रहेगा, ना MDH लिखा रहेगा। पहले या तो इसका नोटिफिकेशन जारी कराएं। ये सब ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे कानूनी दांव पेच हैं जिस पर मंथन होना चाहिए। और हमारे जो साथी हैं जो कौआ कान ले गया, जिनको लोगों का संरक्षण चाहिए क्योंकि उनको अपनी डिस्पेंसरी, अपनी क्लिनिक, अपने नर्सिंग होम का संरक्षण चाहिए, तो वो दूसरी तरीके से सोचते हैं। यहाँ अनिल श्रीवास्तव तो कोई संरक्षण की जरूरत है नहीं। हमको तो उठा मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करना तो कोई जुर्म है नहीं कि हमारे ऊपर कोई धारा लगा दें कि नहीं आप प्रैक्टिस कर रहे थे, हम आपको आपकी क्लिनिक सील कर रहे हैं। ये हिम्मत चाहिए और ये दिमाग चाहिए कि हमें आगे किस कार्य को कैसे करना है, और लोग सिर्फ विरोध करते हैं। तो भाई विरोध आप अपने घर में बैठ कर करते रहिए। अनिल श्रीवास्तव को जो करना है वो हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम आने की हिम्मत अनिल श्रीवास्तव ने दिखाई है। आज आप लोग बड़े बड़े 30 मार खां बन रहे हो, बात अलग है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के राह में हम एक कदम आगे चलेंगे, लेकिन हम आपसे 10 कदम आपका भी मांगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी भावनाओं से अवगत होंगे और बहुत ज़्यादा इस पर अब टिप्पणी नहीं करना है। सिर्फ इतने कहूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुनर्विचार करें कि क्या मेरा विरोध करने से आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में झंडा बुलंद कर लेंगे। अभी एक ग्रुप बना है जो पंजाब के और मध्य प्रदेश के लोगों ने मिला के बनाया है। उस पर दिन भर लोग लिखते रहते हैं, अनाप शनाप लिखते रहते हैं। मेरी बुक में जो चार्ट दिया हुआ है, एक सज्जन ने लिखा कि डॉक्टर SK शर्मा का चार्ट है जिसको अनिल श्रीवास्तव ने कॉपी कर लिया। बड़ी हास्यास्पद बात है। शायद कोई नए खिलाड़ी रहे होंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, जिन्होंने कहीं उन सज्जन ने मेरी बुक कहीं देखी होगी, उसको उन्होंने हाथ से बना करके और सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो लोगों ने सोचा उसको शर्मा ने बनाया। तो मुझे आज 4 लाइन लिखना पड़ा कि जरा शर्मा जी से पूछे कि 1987 में वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। ये चार्ट 1987 में बना था, जिसका ओरिजिनल फाइल मेरे पास है। डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में वो चार्ट बने थे, जो ऑर्गन वाइज चार्ट थे। और उस चार्ट को कह रहे हैं कि मैंने बनाया, डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसकी कॉपी कर लिया। तो अब भाई कहना है तो कुछ भी आप कह सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और दूसरे देश के राष्ट्रपतियों की बुराई कर देते हैं बिना सोचे समझे, तमाम तरह की बातें निकल आती। तो अनिल श्रीवास्तव तो एक बहुत छोटी चीज़ है। हमारा एक उद्देश्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लोगों को गलत ना बताया जाए। मैंने उस ग्रुप में एक नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतने कहूँगा कि हिमाचल के एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिसिन के निर्माता कल दिन भर उस ग्रुप में हर 5 मिनट बाद वो अपना 10-10 मिनट का ऑडियो डाल रहे थे और बहुत बातें लिख रहे थे, बहुत बातें मतलब लिख कह रहे थे। लोग बड़ा जय जयकार कर रहे थे, बहुत अच्छी बात हो रही है। सुनते सुनते जब मैं थक गया तो मैंने दोपहर 1 बजे मैंने एक ऑडियो डाला, जो ऑडियो मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिया था, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैंने उसमें 3 ही चीज़ पूछा था। मैंने पूछा था कि जब आप ये दिखाते हैं कि दवा को खौलाते हुए भाप में निकाल करके और फिर उसको जार में नीचे ठंडा करके इकट्ठा करते हैं तो आपका दवा बन जाती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो क्या माइटी जी उस समय खौला के बनाते थे?
दवा। उन्होंने कहा वो तो 37 से 42 डिग्री के टेम्परेचर पे धूप में रखते थे, जब धूप ज़्यादा होती थी तो जार को हटा लेते थे, जब धूप कम होती जार को फिर बाहर कर देते थे। उस कमरे का टेम्परेचर, उस जार का टेम्परेचर 37 से 42 डिग्री रहता था। जब पत्तियां उसमें सड़ जाती थी दोबारा फिर डाल देते, चाहे पत्ती, चाहे तना, चाहे छाल, जो भी जिसका उपयोग उन्होंने किया, जीवित पार्ट का किया। सूखे हुए पौधों से मैटी जी ने कोई दवा नहीं बनाई थी और ना ही मैटी जी ने खौला करके बनाया। मैंने उस पर तर्क भी दिया कि आपको जब तुलसी का काढ़ा पीना होता है तो आप ठंडा काढ़ा पीते हैं क्या? आप उसको गर्म करते हैं और गरम गरम पीते हैं, चाहे वो हल्दी का काढ़ा हो, चाहे तुलसी का काढ़ा हो, चाहे अदरक का काढ़ा हो, चाहे काली मिर्च का काढ़ा हो। तो जब आप किसी सूखे हुए पात्र को या किसी जीवित पात्र को आप खौलते पानी में उसको उबाल देंगे तो वो आपकी दवा जो है इलेक्ट्रोहोपैथिक नहीं रह जाएगी, उसमें एंजाइम्स कार्य नहीं करेंगे, वो आपका काढ़ा हो जाएगा, जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों का एक माध्यम हो सकता है। हमारे यहाँ हम शांत द्रव पर 37 से 42 डिग्री के टेम्परेचर पर हम दवाओं का निस्यंदन करते हैं। हम जो उसका अर्क निकालते हैं, जिसको आप अर्क कहते हैं, D1 जो कहते हैं, और D1 इतना गाढ़ा निकलता है, चूँकि जैसे हमने एक बार अगर 10 लीटर पानी ले लिया, एक बार, अब मैं आज फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, लोग इसको सुन लें कि बनाने का तरीका ये है कि हम पौधे के जीवित पार्ट को ही लेते हैं। मान लीजिए हमको जड़ का लेना है तो हमने ताज़ा पौधा उखाड़ा, उसके जड़ को काट दिया और उस जड़ को लेकर के हमने किसी 10 लीटर के डिस्टिल वाटर में हमने 5 लीटर किसी पौधे की जड़ को डाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 किलो जड़ हमने उसमें डाल दिया तो 5 किलो जड़ उसमें सड़ेगा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो सड़ जाएगा, उसकी छाल खुल जाएगी और हमको लगेगा कि अब इस जड़ में कुछ नहीं रह गया, हम उस जड़ को निकाल के बाहर फेंक देंगे। हमारा वो जो 10 लीटर पानी था, हो सकता है कुछ पानी धूप में वाष्प बन के उड़ गया हो या कुछ कम हो गया हो, हम उसमें एक बूंद पानी फिर नहीं मिलाएंगे, हम फिर 5 किलो जड़ निकालेंगे और फिर उसी पानी में डाल देंगे जो पानी हमारा बचा हुआ है, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे। इस तरह करते करते जब ऐसी पोजीशन आएगी कि उस जड़ से वो जड़ सड़ना बंद हो जाएगी, ज्यों का त्यों पड़ी रहेगी, चाहे उसमें नया पौधा निकले या ना निकले, कल्ला बने या ना बने, कोई अंकुर बने ना बने, लेकिन वो जड़ फिर सड़ेगी नहीं। और तब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी दवा बन के तैयार हो गई है, हम उसको निकाल देते हैं। ये प्रोसेस हमको लगभग 3 बार, 4 बार, 6 बार करना पड़ता है, 2 से 3 महीने, 4 महीने का समय लगता है, तब जा करके वो एक दवा तैयार होती है जो D1 होती है। वो इतनी गाढ़ी हो जाती है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि गाढ़े जितनी भी सांद्रता अधिक होगी उतनी ही देर में हमारे एचायन और ओएचायन पानी के टूटेंगे। जो जो हम उसको डाइल्यूट करेंगे और एचायन ओएचायन के चलने का रास्ता क्लियर होगा। और जब हम उसको जीभ पर लेते हैं तो हम D3 लेते हैं। D1 और D2 हम हमारे लिम्फ और ब्लड के pH मान से और उसके विस्कोसिटी से, उसके कंसंट्रेशन से मैच नहीं करते, इसलिए हम D1 D2 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो ये दवा बनाने का तरीका है, अब अगर लोग ये कहें कि मैं देखिए अपना लैब दिखा दें एक कमरा और उसमें दिखा दें कि मैं देखिए इस जार में रख करके मैं नीचे से खौला रहा हूँ, ये पानी ऐसे जा रहा है और यूँ उतर के यहाँ नीचे आ रहा है, देखिए बन रहा है। अब जो नए स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ा भी विज्ञान की जानकारी हो तो भड़क जाते हैं, लेकिन जो पुराने बाबा आदिम के ज़माने के पढ़े हुए उन्हीं रटी रटाई किताबों को, उनको लगता हाँ हाँ बहुत अच्छा, ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक किसी बाग में बैठ गए या किसी पहाड़ के किनारे पहुँच गए, 10-20 पौधों को दिखाया, किसी पौधे को कोई नाम बता दिया, लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने कह दिया देखिए मैंने ये पौधा यहाँ से उखाड़ा है, ये पौधा यहाँ से पाए हैं, ये यहाँ किया है। तो मैंने कल उसमें उस ऑडियो पर मैंने सवाल किया कि मुझे 3 बातों का जवाब ये दवा बनाने वाले दे दें जो बता रहे हैं, जिसमें मैंने पेटेंट के भी सवाल किए थे कि जब आप अपनी लेवल पर लिखते हैं कि इस दवा में ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो हम जब ओरिजिनल फॉर्म में मिला के देते हैं तो वो रोग क्यों नहीं ठीक होता है। और आप डिब्बे पर अपने पॉजिटिव, निगेटिव और टेम्परामेंट की चर्चा क्यों नहीं करते, जब आप कहते हैं कि हमारा 6वां डाइल्यूशन, 7वां डाइल्यूशन, 1000वां डाइल्यूशन दिया जाए तो बड़ा फ़ायदा करता है, तो उस डिब्बे पर उस कफ सिरप पे क्यों नहीं लिखते हैं, उस टॉनिक पर क्यों नहीं लिखते हैं, उस आप अपने लीवर पे और पाइल्स की डिब्बियों पर क्यों नहीं लिखते हैं। और मैंने उनसे भी पूछा कि ये हार्म रहित क्यों है, इसमें 38 दवाएँ ही क्यों हैं। कल दोपहर से लेकर के आज शाम 5 बजे तक उस पर किसी दवा बनाने वाली कंपनी का कोई ऑडियो, कोई विज्ञापन, कोई जवाब नहीं आया। और ग्रुप के कई लोगों ने भी पूछा बार बार कि भाई अनिल श्रीवास्तव की बात का जवाब कोई दवा बनाने वाले नहीं दे रहे, लेकिन किसी ने दिया नहीं। आज अशोक मौर्य जी ने जरूर पूछा कि भाई मैं अनिल जी का सवाल सुन नहीं पाया, तो लोगों ने कहा कि आप फिर से उनका ऑडियो खोल के सुन लें, जबकि मौर्य जी स्वयं एंजाइम्स के समर्थक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन उस आलोचना के साथ आपको प्रमाण देना चाहिए। अनिल श्रीवास्तव ने जिस चार्ट को 1987 में बना दिया, वो चार्ट आज अगर कोई कहे कि मैंने बनाया है तो उस चार्ट की व्याख्या कर दें। हमारे जितने भी चार्ट हैं उसकी व्याख्या कर दें वो।
हमने जो अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जो लास्ट में 3 पन्ने कंप्यूटराइज चार्ट बनाया है जिसमें डॉट 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 रखा हुआ है, उसके बारे में आज कोई हमको समझा दिया करके कि आपने क्या बनाया। आज तक तो किसी ने उस पर सवाल ही नहीं किया हमसे। जिन लोगों ने किताब खरीदी उन्होंने भी नहीं पूछा सर ये आपने क्या बनाया है, उस पर भी विचार करना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोगों को समझने में समझाने में कुछ तो दिक्कत आएगी। ओशो की एक आचार्य रजनीश ने एक बार कहा था कि जब आप अंधों की भीड़ में जाएं तो अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि अगर कोई अंधा ये समझेगा कि आप आंख वाले हैं तो आपकी आंख को फोड़ के आपको अंधा बना के अपने ग्रुप में सम्मिलित करना चाहेगा। इसलिए आप अपने आप को अंधा ही समझें। तो उसी तरीके से इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज में हम अपना सर खपा तो रहे हैं, लेकिन अभी हम अपनी आंखें फोड़ नहीं पाए हैं। बस भगवान का आशीर्वाद इतना है कि अभी किसी ने मेरी आंखें नहीं फोड़ी हैं। लोग मेरे पीछे पड़े जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन किन प्रकार उनका बस चल नहीं पा रहा, क्योंकि ईश्वर की तरफ से अभी मुझे कुछ और काम करने हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, आलोचनाओं के दौर से अपने आप को ऊपर रखिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसा लोगों की सोच रहेगी वो अपने कदम उस तरह करेंगे। हमारे कदम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही जीता हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही मरूंगा। ना मैं परिवार की अब मेरे पास जिम्मेदारी है और ना कोई अन्य जिम्मेदारियाँ हैं। लड़की की शादी कर चुका हूँ, लड़के की शादी कर चुका हूँ, घर द्वार बना हुआ है, खेती बाड़ी है, ईश्वर ने खान पान दे रखा है, सब कुछ व्यवस्था है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आने वाले साथियों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू कॉमर्स हैं उनका भविष्य ना खराब हो। हम लोगों का भविष्य तो खराब किया हमारे सीनियर लोगों ने, जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कागज़ पकड़ा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 2-4 किताबें पकड़ा दी, और वो खुद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं जानते थे और हम लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर बना दिए। अगर हम लोगों की अपनी बुद्धि काम ना करती तो आज इस कुर्सी बैठ करके मैं आपको संबोधित ना कर रहा होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाला इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, हमारा जो नौजवान इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है पूरे देश का, जिसको अभी भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कम से कम असली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कहानी जान सकें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर एक अच्छे डॉक्टर बन करके समाज में अपना सम्मान प्राप्त कर सकें। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है। तो आइए इस लक्ष्य में आप हमारे साथ चलिए। चलते चलाते आप सबने हमारा फ़ोन नंबर मांगा है, तो 9793252355 इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे अपने मैसेज दे सकते हैं, अपने रोगियों का वीडियो कॉल करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का समाज ही सर्वोपरि है, और मैंने कभी इस समाज में रहते हुए अपने जात की प्राथमिकता नहीं दी है, और इसीलिए मैं विरोधी भी हूँ, चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी तमाम जाति संगठन बन चुके हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर ये दीपक यूं ही चलता रहेगा। आप तेल डालते रहिए, तेल रहे ना रहे, व्यवस्था कहीं से करके इस दीपक को जलाए रखूँगा। नमस्कार।